वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज कर रहे हैं यूनिट 2 का लास्ट पार्ट। ठीक है, सारे पार्ट हो चुके हैं इसके। यूनिट 1 जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सब्जेक्ट सेट चल रहा है आपका योर लॉ योर राइट, बीए प्रोग्राम ऑनर्स वाले बच्चों का, सेमेस्टर 5 और 3rd वाले बच्चों का। सिलेबस देख लीजिए। यूनिट 2 ये रही आपकी, ये चल रही है। ये देखिए सिलेबस, इसके सब टॉपिक्स यहाँ से यहाँ तक पूरा हो चुका है। ये करेंगे आज। गिरफ्तारी कौन कर सकता है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या है, महिलाओं और बच्चों के विशिष्ट अधिकार क्या हैं गिरफ्तारी के टाइम पे। एफआईआर हमने पढ़ ली कि कैसे लिखवानी है, क्या लिखवानी है, सब कुछ। अब एफआईआर के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, गिरफ्तारी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप, सबसे लास्ट वाला स्टेप कि उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, अब जमानत का पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप 2 बचे हैं, ये कर लेंगे। देखिए बेटा, ये सीरीज वाइज है पूरा। सबसे पहले अपराध पढ़े हमने कि अपराध क्या होते हैं, उसके प्रकार कितने, क्या क्या अपराध होता है। अब ये फिर उस अपराधों को तुमने देख लिया तो एफआईआर कौन लिखवाएगा। एफआईआर के बाद कि उसके अधिकार क्या है, अगर उस बंदे को कोई गिरफ्तार करना है और उसके अधिकार क्या है, गिरफ्तारी क्या है, उसको कौन कर सकता है। फिर लास्ट 4th पार्ट आएगा आपका जमानत वाला कि अब तुम्हें गिरफ्तार भी कर लिएगा, अब जमानत कैसे करवा सकते हो तुम। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस ही समझा रहे तुम्हें, यूनिट 2 में प्रोसेस समझा दिया पूरा। ये मेरी इंस्टा की आईडी, ये टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी पीपीटी मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, सारे लिंक मिल जाएंगे जो जो मैंने आपके सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं। आपका डिसिप्लिन में जो सब्जेक्ट लगा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी, वो करा दिया। अंडरस्टैंडिंग गांधी करा दिया आपका। ट्रांसलेशन वाला, अनुवाद वाला सेक में जो हिंदी है वो भी करा दिया। अब देखेंगे गिरफ्तारी। गिरफ्तारी क्या होती है बेटा, ऐसे तुम्हें पकड़ के ले गए, ठीक है, ऐसे। पुलिस आपको तब गिरफ्तार कर सकती है जब आपके खिलाफ कोई लिखित शिकायत दर्ज की गई हो। तुम्हारे खिलाफ लिखित शिकायत है जो कि एफआईआर कहा जाता है। ठीक है, एफआईआर वाले मामलों में तुम्हें गिरफ्तारी किया जा सकता है। कंप्लेंट तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, तुम्हें सिर्फ बुलाएंगे और बात करवा के, समझौता करवा के भेज देंगे। लेकिन एफआईआर में क्या है, तुम्हें गिरफ्तारी की जाएगी। इसी के साथ पुलिस इस बात की आशंका हो कि आप कहीं अपराध करने वाले हो, मतलब पुलिस को पता हो कि अब ये बंदा करने वाला है, तुमने किया नहीं है लेकिन तुम्हारे ऊपर पूरा ऐसे पुलिस को शक है, अब ये नेक्स्ट कदम ये उठाएगा तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, ये सब कब होता है कि जैसे मान लो कोई धार्मिक इवेंट वगैरह है, पुलिस को पहले से पता है कि पत्थरबाजी हो सकती है या ये लोग माहौल खराब करेंगे, तो पहले से उनको गिरफ्तार कर लेते, जिनके ऊपर उनको पूरा शक हो कि ये करने वाले कुछ कांड, उनको पहले से पकड़ के ले जाएंगे। अपराध करने वाले हो या जमानत, आप जमानत पर हो और जमानत के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। मान लो तुमने जमानत मिली हुई है, तुम ऑलरेडी, तुम्हारे ऊपर केस है, तुमने जमानत ले ली, पर अब तुम कर रहे हो उल्लंघन। ठीक है, तुम्हें बुलाया गया पर तुम गायब हो, तुम आए नहीं। तुम्हें बोलता जाता ना कि हाजिरी देने आना पड़ेगा, अटेंडेंस के लिए आना पड़ेगा, तुम्हें जब बुलाया जाएगा तुम्हें आना होगा, तुम आए नहीं, तो अब तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, कि तुम्हें जमानत लेके तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। इस सभी मामलों के तहत पुलिस आपको गिरफ्तार नियमानुसार, गिरफ्तारी के जो नियम अनुसार है, गिरफ्तार करने के समय जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें पुलिस अगर पकड़ने आ रही तो जोर जबरदस्ती नहीं करेगी तुम्हारे से, तुम्हें आराम से लेके जाएगी। यद्यपि गिरफ्तार होने से बलपूर्वक प्रतिरोध में मामले में कम से कम बल प्रयोग किया जाएगा। अगर मान लो जो बंदे को तुम पकड़ रहे हो वो बल प्रयोग कर रहा है, वो नहीं आ रहा कंट्रोल में, तो तुम कम से कम बल प्रयोग करके उसको ले जाओ। ऐसा ना हो कि तुमने सिर्फ इतना मारा, गिरफ्तारी में जान से मर गए हो, ऐसे नहीं करना, आराम से। यद्यपि गिरफ्तार किया जा रहे व्यक्ति के शरीर पर दिखने अथवा ना दिखने वाले जख्म ना लगे, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतलब उसके शरीर पर कोई भी जख्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, तुम उसे मारना नहीं गिरफ्तारी के अंदर। गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को गरिमा की रक्षा के लिए, मतलब ये कि उसकी इंसल्ट ना की। गरिमा होती है ना, तुम्हारी सेल्फ स्टीम, तुम्हारी वैल्यू, तुम उसको बिल्कुल जीरो मत करो कि तुम उसे घसीटते हुए लेके जा रहे हो रोड पे, पूरा उसके मोहल्ले में तुम उसे घसीटते हुए ले गए तो उसके पूरे मोहल्ले ने देख लिया। ऐसे ही नहीं, आराम से तमीज से ले जाओ। गिरफ्तारी वारंट 2 प्रकार के होते हैं, जमानती वारंट और बिना जमानती वारंट। अब देखो, वारंट वाला टॉपिक आगे हम करेंगे पूरा डीप में। अब इसमें यही है कि गिरफ्तारी क्या है, नॉर्मल केस में नहीं होती है, कंप्लेंट वाले केस में गिरफ्तारी नहीं होती, उसके लिए वारंट की ज़रूरत होती है। बिना वारंट के तुम नॉर्मल छोटे केस में किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन कोई बंदा संज्ञेय अपराध करके भाग रहा है, बड़े अपराध करके भाग रहा है कि उसने मर्डर कर दिया, या रेप कर दिया, या कुछ बहुत बड़ा करके वो गायब हो रहा है, तो तुम उसको फटाफट बिना किसी
ऑर्डर के कि कोई डीएम ऑर्डर दे या तुम्हें वारंट लिखेगा, ऐसा कुछ नहीं। तुम डायरेक्ट उसको जाके जोर जबरदस्ती करके भी ले सकते हो, क्योंकि ऐसे खतरनाक बड़े मामलों में जोर जबरदस्ती की जा सकती है। और नॉर्मल मामले में क्या है, वारंट की ज़रूरत है, तुम ऐसे किसी को उठा के नहीं ले जा सकते। अब वारंट क्या है वो हम आगे करेंगे, ठीक है बेटा। ये वारंट वाला टॉपिक है, पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि प्रोसीजर। गिरफ्तारी समझ गए ना, आपकी कुछ ने किसी ने अपराध किया है, उसको पकड़ने जा रहे हैं आफ्टर एफआईआर होने के बाद, ठीक है। अब क्या है, सीआरपीसी में गिरफ्तारी की प्रक्रिया लिखी हुई है, ठीक है। सीआरपीसी मैं आपको समझा चुकी हूँ पूरा, प्रीवियस वीडियो देखिए, पूरा सीआरपीसी डीप में करवाया गया है, ठीक है बेटा। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। इसमें पूरी प्रक्रिया बताएगी कि प्रोसेस क्या है, ठीक है बेटा। कि अगर बंदा भाग रहा है, जिसको तुम गिरफ्तार करने जो चाह रहे हो, अपराधी भाग रहा है, तो पुलिस जोर जबरदस्ती कर सकती है। क्योंकि देखो, ऐसा तो नहीं है कि तुमसे प्यार प्यार से बात करोगे, वो भागने की सिचुएशन में उसके पास हथियार भी है, वो पुलिस के ऊपर भी हमला कर सकता है, तो तुम जोर जबरदस्ती कर सकते हो अगर वो भागने की सिचुएशन में है तो, ठीक है। की प्रक्रिया में निर्धारित किया गया, सीआरपीएस की धारा 46 में ए में के अनुसार गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में वास्तव में उस व्यक्ति के शरीर को छूना या जब्त करना होगा, उसको मतलब पकड़ना होगा, तुम्हें जब्त करना, उसको होता है ना सामान जब्त कर लिया, वैसे तुम्हें उस इंसान को जब्त करना है, जब तक कि शब्द या कार्रवाई द्वारा स्वयं हिरासत में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अब ये कि जब तक उस इंसान को हिरासत में नहीं लिया जाएगा तब तक वो गायब है, उसको तुम्हें पकड़ के लाना है और उसके ऊपर कार्रवाई करवानी है, तो उसको हिरासत में लेना जरूरी है ताकि उसको लाया जा सके आगे के केस के लिए। क्योंकि खुद तो आएगा नहीं, उसे पता है कि मेरा क्या अंजाम होगा, तो तुम्हें उसे पकड़ के लाना है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। व्यक्ति को जबरन गिरफ्तार किया जा सकता है अगर वो बड़ा मामला हो, गंभीर अपराधों को तो जबरदस्ती की जा सकती है, वरना नॉर्मल अपराध में तुम जबरदस्ती नहीं करोगे। यदि वह व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है, वो भागने का प्रयास कर रहा है, तब तुम उसे पकड़ सकते हो। ऐसी गिरफ्तारी को प्रभावित करने के लिए आवश्यक साधनों का उपयोग किया जाना पुलिस के लिए जो उपयोगी है, ठीक है। हालांकि उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण नहीं बनता है। अब ये कि वही बात कि तुम उसको पकड़ने में इतना पावर नहीं लगा दो कि वो मर ही गया, इतना नहीं करना। हल्का फुल्का तुम उसे जबरदस्ती उसको पकड़ के, थोड़ा सा हल्का मार पीट के उसको तुम पकड़ के ले जा सकते हो, ये नहीं कि तुमने उसे मार दिया। जो मौत की सजा या आजीवन कारावास में दंडनीय अपराध का आरोपी नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर वो बंदा मौत की सजा या आजीवन कारावास दंडनीय अपराध का आरोपी नहीं है तो, ठीक है। अगर मान लो कि कोई बंदा आजीवन कारावास वाला है या फिर उसको मृत्यु दंड, उसको फांसी की सजा है, वो बंदा भाग रहा है, तो ये क्या करते हैं पुलिस वगैरह वाले, ये इनकाउंटर तक भी कर देते हैं, है ना। कितने सारे केस सुने हुए आपने कि इन्होंने इनकाउंटर कर दिया। क्यों किया? कि कोई बहुत गंभीर अपराध वाला बंदा था, वो गायब हो रहा था, वो भाग रहा था, क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, रेप केस वाले लोग हो गए कि भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हालत में ना तुम उसको इनकाउंटर तक कर सकते हो कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर ऐसा हो कि उसने तुम पे हमला कर दिया, उसके पास गन वगैरह थी या उसके पास हथियार थे, उसने तुम पे हमला कर दिया, तो तुम उसका इनकाउंटर कर सकते हो। लेकिन मान लो कोई छोटा सा नॉर्मल केस है, लड़ाई झगड़े का केस है, उसमें गिरफ्तारी वाला केस चल रहा है कि उनकी बात सॉल्व नहीं हो पा रही, तो तुम्हें उसे गिरफ्तार करना है। लेकिन उसमें थोड़ी ना तुम उसे जान से मार दोगे या फिर तुम उससे लड़ाई झगड़ा करके या उसको मार पीट के उसको गिरफ्तार करोगे। नॉर्मल केस में मारपीट नहीं करनी है। बहुत बड़ा जो केस होगा, गंभीर अपराध वाले केस होंगे, उसमें तुम हथियार वगैरह या थोड़ी पावर का उपयोग कर सकते हो। लिखा हुआ है ना, व्यक्ति को जबरन गिरफ्तार किया जा सकता है, बस शर्त देखो कि केस बहुत बड़ा हो, वो बंदा भागने की कोशिश कर रहा हो, वो तुम्हें मार रहा हो या उसके पास कोई वेपन वगैरह हो, तब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे वारंट कि वारंट क्या होता है। अभी पीछे टॉपिक आया था ना कि जो संज्ञेय अपराध है उसमें तो तुम डायरेक्ट पकड़ लोगे, कोई बहुत बड़ा अपराध करके भागा हुआ है तो तुम्हें कुछ पुलिस को किसी की ऑर्डर की जरूरत नहीं, पुलिस का काम है वो भाग के जाएगा, उसको पकड़ेगा, पुलिस का मेन काम यही है। लेकिन जो छोटे मोटे आरोप हैं उसमें वारंट की जरूरत है। पुलिस ऐसे किसी को घर से उठा के नहीं ले जा सकती, उस बंदे का अधिकार है, वो बोल सकता है वारंट दिखाओ, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, अगर हमने कुछ किसी से लड़ाई वगैरह की है और तुम हमें गिरफ्तार करने आए तो वारंट तो दिखाओ। तो वारंट क्या है? अरेस्ट वारंट कौन जारी करता है? अभी जारी कौन करता है? डीएम, ठीक है, डीएम द्वारा। ओहो, बी क्यों लिख दिया मैंने, डी, डीएम द्वारा जारी किया जाता है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी का वारंट हमेशा किसी अदालत या फिर सेमी जुडिशली कोर्ट जैसे कि कलेक्टर, ठीक है, एसडीएम
डीएम जो ये अधिकारी होते हैं ना, इनके द्वारा किया जाता है या फिर अदालत करेगी, ठीक है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के पास गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। बड़े लेवल वाले पद के जो अधिकारी है ना, एसडीएम हो गया, कलेक्टर हो गया, ठीक है, डीएम हो गया, मजिस्ट्रेट जिसे कहा जाता है वो, और कोर्ट अदालत जो है वो करेगी वारंट जारी कि इसके खिलाफ वारंट है, जाओ उसको पकड़ के लाओ, ठीक है। ऐसे और कोई नहीं कर सकता, पुलिस वारंट जारी नहीं कर सकती। वारंट कौन जारी करता है? अदालत वाली। अब इसको पुलिस लेके आएगी, इस वारंट को पुलिस लेके आएगी कि आपके खिलाफ अरेस्ट का वारंट है, आ जाओ बाहर, ठीक है। किसी को भी घर में से इसको लेके जा सकता है इसके आधार पे, और फिर उस बंदे को आना पड़ेगा क्योंकि उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, तो उसको पुलिस स्टेशन में कार्रवाई के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए उसको आना पड़ेगा। वो मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं आ रहा, ठीक है। उसको लेके जाएंगे। अब देखो, बिना वारंट गिरफ्तारी कब की जाती है? अब ये वही बात आ रही है फिर से घूम के कि बिना वारंट के कब की जाती है। मैंने बताया ना कि कोई बहुत बड़ा अपराध है, संज्ञेय अपराध है, जघन्य अपराध है, गैर जमानती अपराध है, तुमने मर्डर करके भाग रहे हो तुम, या तुम कोई आतंकवादी हो, तो इसमें किसी वारंट की जरूरत नहीं है। क्योंकि वारंट देखो, पहले तो कोर्ट में वो बातचीत होगी, वारंट टाइप होगा, फिर वो पता नहीं कब तक आएगा, होता ना, टाइम लगता है। तो कुछ बड़े मामलों में इस टाइम के पीरियड के लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप गिरफ्तारी कब करते हैं? वही, ऊपरी तौर पर दो परिस्थितियों में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पहला, जब आप असंज्ञेय अपराध कारित करते हुए संदिग्ध हो। अगर आपने कोई बड़ा अपराध किया है, ठीक है बेटा, ये क्या है? संज्ञेय अपराध, बड़ा अपराध आपने कर दिया है और आप उसमें संदिग्ध हो, ठीक है, संदिग्ध हो। देखिए बेटा, ऊपरी तौर पर दोनों दो परिस्थितियों में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सिर्फ दो सिचुएशन ऐसी है। पहली सिचुएशन क्या है? जब आप संज्ञेय अपराध में संदिग्ध हो, आपने कुछ बहुत बड़ा गंभीर प्रवृत्ति का अपराध कर दिया। दूसरा क्या है? जब पुलिस को यह आशंका हो कि आप संज्ञेय अपराध कारित करने वाले हो, पुलिस को ऐसा अंदाजा हो कि अब तुम कुछ गलत करने वाले हो, तुम्हारे खिलाफ पहले से कोई रिपोर्ट आ गई है कि ये बंदा हालात ख़राब कर सकता है, माहौल ख़राब कर सकता है, पुलिस को पूरी आशंका है, तो तुम्हें पुलिस जाकर गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। आप पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषी करार किए गए थे, एवं अब रिहा अपराधी संबंधित नियमों का उल्लंघन करे। अब देखो, तुमने कुछ गलत किया, अब तुम्हें रिहा कर दिया गया, उसको क्या बोलते हैं? रिहा अपराधी। तुम्हें अपनी सजा काट ली, तुम्हें रिहा ही मिल गई, लेकिन अब आप वापस से कुछ गलत कर रहे हो और पुलिस को पता है कि इसने पहले भी ये काम किया था, ये चला गया, इसकी सजा खत्म हो गई, लेकिन फिर ये काम गलत काम कर रहा है, तो पुलिस तुम्हें फिर से पकड़ लेगी बिना वारंट के, ठीक है। अब इसके अधिकार पढ़ लेते हैं। गिरफ्तारी पढ़ लिया आपने बेटा। गिरफ्तारी कौन कर सकता है? पुलिस वाले कर सकते हैं। कि दो प्रकार की गिरफ्तारी है, एक तो नॉर्मल अपराध वाली है, एक दूसरी जघन्य अपराध वाली है, ठीक है। उसका प्रोसेस पढ़ लिया कि गिरफ्तारी का प्रोसेस क्या है, कि कैसे उसको ट्रीट करोगे, जिसको गिरफ्तार करने जा रहे हो उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस आधार पे व्यवहार करना है। मान लो नॉर्मल केस है तो कैसा व्यवहार करना, और संज्ञेय अपराध वाला केस है, वो बंदा भाग रहा है, तो कैसा वो करना है आपको बिहेव। ये सारे पुलिस वाली बातें थी कि वो गिरफ्तारी के टाइम कैसा बिहेव करेंगे। अब क्या है, जो अपराधी व्यक्ति है उसके क्या अधिकार है? देखो, हमारे देश में क्या है, अधिकार अपराधियों तक को भी दिए गए हैं कि उनके भी अधिकार है। हमारा जो संविधान है, जो हमारी आईपीसी की धाराएं वगैरह है, सीआरपीसी की धाराएं हैं, उसमें इनका भी अधिकार है। क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि 100 के 100 मामलों में अगर किसी के खिलाफ एफआईआर आ रही है, कंप्लेंट आ रही है, तो वो सच्ची हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने जलन के मारे, लड़ाई झगड़े में उसको फंसाने के मारे झूठी कंप्लेंट करी हो, झूठी एफआईआर हो। जिस बंदे को तुम दोषी बता रहे हो, जिसको आरोपी तुम बता रहे हो, वो आरोपी हो ही ना, बेचारा वही विक्टिम हो, उसके साथ गलत हुआ हो, है ना। तो ये है कि उसको भी तो बचने का अधिकार है, उसको भी तो अधिकार है कि अपनी बात रख सके कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैंने, बल्कि मेरे को कंप्लेंट करवानी चाहिए थी, मेरे से पहले इसने कंप्लेंट करा दी, गलत तो मेरे साथ हुआ है, ये झूठ बोल रहा है ना। ऐसी सिचुएशन में वो बंदा क्या करेगा? उसके खिलाफ एफआईआर आई हुई है, तो अब उसके क्या अधिकार ये पड़ेंगे। गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार। अगर कोई बंदे को, कोई पुलिस आ जाती है, घर पे आ गई, बोलो रात को तुम्हारे घर पे पुलिस आ गई, बोल रही है कि तुम्हारे खिलाफ वारंट है, बाहर आ जाओ, तो उसको ये है कि तुम्हें वो खींच के बाहर नहीं निकाल सकते कि आओ तुम्हें पकड़ के निकाल रहे हैं। उसके पास पूरा अधिकार है कि भाई पहले ये बताओ मैंने किया क्या है ना। पुलिस वाले हैं, पावर है उनके पास, तो ऐसा थोड़ी कि वो तुम्हें घर से निकाल के ले जाएंगे। गिरफ्तारी का अधिकार है हमारे पास, हम तुम्हें लेके जा रहे हैं, तुम उनसे पूछ सकते हो कि क्यों लेके जा रहे हो, रीज़न बताओ पहले।
पूरी इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन सबको है ना बेटा, तो अपराधी के पास भी राइट टू इन्फॉर्मेशन है। वो ये पूछ सकता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो तुम, ठीक है। अनावश्यक देरी के बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना। अब देखो, तुम्हें बता दिएगा कि क्या हुआ है, लेकिन फिर तुम्हें पता तो चल गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, ताकि तुम अपने आगे की सोच सके कि आप आगे क्या करना है, वकील वगैरह का क्या करना है। ऐसे नहीं कि तुम्हें जेल में बंद कर रखा है 6-7 दिन से, तुम वहीं बंद हो, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे। मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना, चाहे कोई भी अपराधी हो, संघी हो गैर संघी हो, कुछ भी हो, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करवाई जाएगी। जमानत का अधिकार है उसको, ठीक है। चाहे दोनों में से कैसा भी अपराध हो, अपराध जमानत का पूरा अधिकार दोनों का है। लेकिन क्या है, नॉर्मल केस में जमानत मिल जाती है, लेकिन बड़े बड़े केस है, मर्डर वाला, रेप वाला, बड़े केस है, इसमें नहीं मिलती, ठीक है। जमानत इसमें नहीं मिलती। जमानत वाला टॉपिक हमने पीछे पूरा करा हुआ बेटा। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो पहले उस वीडियो को देखो। इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें जमानत पूरा डीप में हुआ है। जमानत का पूरा अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, उसकी सुनवाई हो, ठीक है, निष्पक्ष। ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ कंप्लेंट हो, तुम उसको चोर की नज़रों से देख रहे हो कि इसी ने पक्का चोरी की है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता वो सामने वाले बंदे ने चोरी की और झूठा आरोप मुझ पे लगा रहा है। तो ये कि निष्पक्ष आधार पे हो, सारे जांच पड़ताल पूरी तरीके से देखी जाए। और सच में पुलिस जो है ना, हम ऐसे नहीं सोचती है कि इमोशनल होकर सोच रही है, या किसी ने कुछ बोला तो बात मान ली, वो ऐसे नहीं सोचते। वो सबकी बातें सुनते हैं कि ये पक्ष क्या कह रहा है और दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, सबकी बातें सुन के लिख के रखते हैं। फिर वो देखते हैं कि क्या हो सकता है, पूरी हर चीज़ देखते हैं वो ऐसे इमोशनली, या किसी ने कोई रो के दिखा रहा तो उसकी बात मान ली, इन सब पे वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, वो सब कुछ देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी बेगुनाह को गलती से सजा मिल गई है ना, तो वो सब कुछ देखते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं निष्पक्ष, किसी एक पक्ष की तरफ तुम ये ना हो कि औरत है तो वो अगर ऐसे रो के दिखा रही है या तुम्हारे को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है तो तुम उसकी तरफ हो गए कि ये औरत है, सच बोल रही होगी। ऐसा नहीं, सारी चीज़ें देखी जाएंगी, सारे तथ्य देख के फिर ही आगे केस बढ़ेगा। वकील से मशवरा लेने का अधिकार। अब ये क्या, वकील से बात करने का सभी का अधिकार है। अब ये कि जो अमीर बंदा है वो तो कर ही लेगा बात, उसके पास तो पैसा है, वो अपने महंगा से महंगा वकील मंगा के बात कर लेगा। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास इतना पैसा है कहाँ कि वो वकील लाएगा, तो ये भी अधिकार है कि उसको सरकारी वकील दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विधिक सहायता का अधिकारी, ये भी जो मैंने बताया, ठीक है। हेल्प मिल ही जाएगी उसको सरकारी वकील द्वारा। उसके पास वकील के पैसे नहीं है, वो खुद नहीं कर सकता, तो सरकारी वकील उसकी तरफ से बात उसकी रखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, चुप रहने का अधिकार। ये बेटा ऐसे नहीं है कि तुम्हें चुप रहना है, इसका मतलब क्या है, कोई तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करके तुमसे कोई बयान नहीं निकलवाएगा, कोई तुमसे ये नहीं करवा सकता कि बोल हाँ तूने किया है, ऐसे नहीं। उसको चुप रहने का अधिकार है कि वो नहीं बोल रहा। इसमें ये है, विधि का अधिकार समझ गए ना, कि उसको अधिकार है सरकारी वकील का। दूसरा क्या है, जब न्यायालय में कोई स्वीकार्य रोग यानी कोई जुर्म कबूल किया जाता है या बयान दिया जाता है, तो यह पता लगता है कि मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि ऐसे बयान या स्वीकारों को अपनी इच्छा से किया गया था कि ये नहीं। अब ये बंदा अगर बयान दे भी रहा है तो मजिस्ट्रेट का काम है उसे देखना कि कहीं ये किसी दबाव में बयान तो नहीं दे रहा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले इतनी बुरी तरह मार रहे हैं, बंदा डर गया और उसने अपनी जान बचाने के लिए और उस पिटाई से बचने के लिए गलत बयान दे दिया कि हाँ मैं आरोपी हूँ, चाहे वो आरोपी था नहीं, लेकिन उसको इतना मारा गया कि बोल बोल सच बोल, सच बोलते वो बेचारा क्या करेगा, डर के मारे वो हाँ बोल देता है कि हाँ चलो मैंने ही किया है ना। बहुत बुरा। ऐसे ऐसे मूवी में थी, सरबजीत सिंह वाली मूवी थी ना, कि उसको बहुत बुरे तरीके से मारा जा रहा था, यातनाएं दी जा रही थी बहुत बुरी तरीके से कि बोल तू आतंकवादी है ना, है ना। तो उसने क्या करा, एंड में वो इतना टॉर्चर हो चुका थे, जो सरबजीत सिंह थे वो इतने टॉर्चर हो गए थे, पाकिस्तान वालों ने इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने बयान दे दिया कि हाँ मैं ही आतंकवादी हूँ, जबकि वो आतंकवादी नहीं थे। वो अपना नाम बोल रहे थे कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मेरा नाम ये है, बट उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने बोल दिया। और ये बहुत बार होता है, पुलिस इतना बुरा व्यवहार कर देती है इनके साथ कि वो गलत जो उन्होंने काम किया ही नहीं उसको कबूल कर लेते हैं पुलिस की मार से बचने के लिए कि हाँ मैंने किया। तो यही कि थाने में दिया गया जो भी बयान होगा ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बयान कौन सा माना जाएगा, जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया हो। प्लस मजिस्ट्रेट की विवेक के ऊपर है, वो उस बयान को सुने और देखे कि कहीं इस बंदे ने झूठ तो नहीं बोला, कहीं ये किसी दबाव में तो नहीं है। ऐसे चुप रहने का अधिकार, कोई से ज़बरदस्ती से झूठा बयान नहीं दिलवा सकता, उसके मुंह से उसको प्रेशराइज करके उससे बयान नहीं लिया जाएगा।
किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में कुछ भी बोलने का लिए बाधित नहीं किया जा सकता। अब ये कि न्यायालय में तुम उसे डंडा दे रहे हो, मतलब बिल्कुल उसको तंग कर रहे हो कि तुझे ये ही बोलना है, ऐसे बोलने के लिए तुम उसे बाधित नहीं कर सकते। उसके पास पूरा अधिकार है, जो सच है वो बोलेगा, ठीक है। अब लास्ट क्या है बेटा, चिकित्सक द्वारा जांच का अधिकार। मान लो किसी पे केस लगा है कि इसने ना दारू पी के मुझे मारा है, किसी औरत ने केस लगवा दिया, एग्जाम्पल बता रही हूँ उसका। तो अब वो बंदा ना फंस गया कि मैंने तो कुछ इसको किया ही नहीं है, झूठ बोल रही है ये। अब उस पर आरोप ये लगाया कि इसने दारू पी के मारा। तो अब डॉक्टर का इसमें क्या रोल है कि अगर वो बंदा अपनी बॉडी का पूरा चेकअप करवा दे, अपना पूरा बॉडी का एक तरीके से पोस्टमार्टम करवा दे, तो उसमें पूरा आ जाएगा कि इसने तो अल्कोहल कंज्यूम की ही नहीं है ना, क्योंकि अल्कोहल 2 दिन तक बॉडी के अंदर रहती है। बॉडी के अंदर अल्कोहल नहीं होगी तो फिर वो साबित कर सकते हैं ना कि ये झूठ बोल रही है, मेरी बॉडी में तो ऐसा कुछ सिम्टम ही नहीं है, ये झूठ बोल रही है। ऐसे ये कि बहुत सारे केसों में डॉक्टर की जो चिकित्सक अधिकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो कोई झूठा आरोप लगा रहा है कि इसने मुझे मारा है, तो बोलेगा कि चिकित्सक के अधिकार के आधार पर तेरी बॉडी के पोस्टमार्टम में कहाँ पे आ रहा है कि मैंने तुझे मारा है ना। ऐसे झूठे जो आरोप वगैरह होते हैं, इसमें जो ये डॉक्टर है इसकी बहुत बड़ी वो भूमिका बन जाती है। और जो ये रेप वगैरह के केस होते हैं ना, इसमें भी बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह, इसमें सारी बहुत इसकी अहम भूमिका होती है कि बॉडी की आपकी जांच हो और उसमें साफ हो जाता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पूरा उसमें आ जाता है। बॉडी पे अगर चोट के निशान है तो वो उसमें आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और देहात स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा, अनर्थ किया नहीं जाएगा, ठीक है, अन्यथा नहीं। अतः अनुच्छेद के प्रत्येक व्यक्ति को मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। महिला और बच्चों के अधिकार, अब ये क्या नॉर्मल व्यक्ति के पढ़ लिया आपने क्या क्या अधिकार होते हैं, कि उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, भाई तुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, जमानत का अधिकार है उसके पास, 24 घंटे में उसकी पेशी कराई जाए न्यायालय के अंदर, डीएम के आगे, ठीक है, फ्री में उसको वकील दिया जाए, अगर कोई गरीब बंदा है उसको वकील दिया जाए, डॉक्टर से उसकी जाँच का उसके पास पूरा अधिकार है, ठीक है। अब ये महिलाओं और बच्चों वाला, कि महिलाओं के लिए अलग है गाइडलाइंस, महिलाओं की और बच्चों की अलग है। इसमें क्या है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुरुष पुलिस अधिकारी को यहाँ तक कि गिरफ्तारी के उद्देश्य से भी महिला के शरीर को छूने का अधिकार नहीं है। मेल पुलिस वाले, कोई भी अपराधी महिला है या उस पर आरोप है कुछ भी है, मेल वाले फीमेल को नहीं टच कर सकते, ठीक है, उसके लिए फीमेल पुलिस वालों को बुलाना पड़ेगा, ठीक है, और महिला पुलिस कर्मियों को बुलाया जाएगा। साथ ही सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 PM के बाद और 6 AM तक किसी भी महिला को नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। शाम के 6 बजने के बाद और सुबह के 6 बजने तक किसी भी औरत को नहीं तुम गिरफ्तार कर सकते। सूर्यास्त मतलब 6 बजे होगा, सूर्योदय सुबह के 6 बजे तक तुम महिला को नहीं अरेस्ट कर सकते। मान लो कोई बहुत बड़ा भी अपराध है तो भी तभी तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तुम रात को अधिक वो नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आवश्यक हो तो महिला पुलिस की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है। मान लो बहुत ज़्यादा संज्ञेय अपराध है कि वो बिल्कुल टेररिस्ट वाले केस में है या उसने कुछ हत्या करके भागी हुई है, तो पहले तो वारंट हो, मजिस्ट्रेट की अनुमति हो, प्लस पुलिस में फीमेल कांस्टेबल वगैरह हो सारे, तब उसको गिरफ्तार किया जाएगा रात को। बाकी ये रेयर केस है कि कभी किसी औरत को रात को किया गया, और रेयर केस में ही जाएगा कि रात को नहीं करते बिल्कुल भी उनको। नेक्स्ट क्या है, CRPS की धारा 51(2) में अनुसार जब भी किसी महिला को खोजे जाना किसी कारण की आवश्यक हो तो खोज अन्य महिलाओं पुलिस द्वारा की जाएगी, ठीक है। खोजबीन भी अगर कोई करेगा तो महिलाएं ही करेंगी। इस संबंध में शालीनता की सख्ती से पालन होगा, मतलब ये तमीज़ से, क्योंकि वो औरत है, तुम उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं कर सकते कि उसकी इज्जत पे कुछ ऐसे बात आ जाए, ठीक है, नैतिकता रख के कि औरत है। दूसरा क्या, गिरफ्तार महिला की जांच का उद्देश्य से शरीर की जांच केवल महिला चिकित्सक करेगी। अब उसकी बॉडी की तुम जांच कर रहे हो तो महिला ही करेगी, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, महिला डॉक्टर करेगी, मेल डॉक्टर नहीं करेगा। अधिकार या महिला पंजीकरण चिकित्सक व्यवसायी को देखरेख में की जाएगी, ठीक है। अब कौन, पंजीकृत चिकित्सक, मतलब एक वेरीफाइड डॉक्टर जो होगा ना उसके आधार पे होगी, ऐसे नहीं कि किसी ने बंगाली डॉक्टर बुला के लिया वो कर रहा है जांच, ऐसा नहीं, वेरीफाइड डॉक्टर होगा। यदि महिला को पुलिस हिरासत में रखा गया है, ठीक है, उस महिला को, तो उसे महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा
संरक्षित किया जाएगा। अब अगर महिला को तुम रख भी रहे हो जेल में कारणवश कि उसे रखना ज़रूरी है, तो फीमेल पुलिस वाली जो हैं उनके वहाँ रखा जाएगा, ना कि मेल वालों के वहाँ पे। महिला को मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है, ठीक है। महिलाओं को ये तो है कि सभी को मुफ्त में दिया जाती है सहायता, अगर आपके पास वकील के पैसे नहीं है तो। उन्हें यहाँ तक कि गैर जमानती अपराधों में भी जमानत दे दी जाती है। अब देखो महिला वाला केस कैसा है, मान लो कोई बहुत बड़ा केस भी है, गैर जमानती अपराध है, तब भी इन्होंने जमानत के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं कि औरत है, उसको ऐसे जेल में रखना ठीक नहीं है। पता चला उसने आरोप लगा दिया तुम पे कि मेरे साथ गलत किया है, फिर तुम कैसे साबित करोगे हमने कुछ नहीं किया, तो उनको जमानत दे दी जाती है। औरतों को जमानत मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। पुलिस को एक गर्भवती महिला को गिरफ्तार करने से बचना चाहिए। अब देखो प्रेग्नेंट वुमेन है, चाहे वो अपराधी है, कोशिश करो 90% कि तुम उसे गिरफ्तार ना करो। और अगर ऐसा केस है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो गिरफ्तार कर लो, लेकिन पूरी उसको चिकित्सक वो दोगे तुम। महिला को, एक प्रेग्नेंट वुमन को जो जो चीज़ होती है वो सब कुछ तुम्हें देनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी होगी। तब महिला को प्रसव की पूर्ण देखभाल और पूरी उसकी जो एक प्रेग्नेंट वुमन की जो जो नीड्स होती है उसके हिसाब से तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी, सुविधाएं देनी पड़ेगी उसको, प्लस डॉक्टर रखना पड़ेगा साथ में, जब मर्जी डिलीवरी हो सकती है। जब किशोर या 18 वर्ष, अब बच्चों वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जब किशोर, छोटा बच्चा या 18 वर्ष से कम के बच्चे यदि व्यक्तियों के गिरफ्तार किया जाता है, तो किशोर के लिए विशेष किशोर इकाई के नामित पुलिस अधिकारियों के प्रभाव में रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सूचना तुरंत किशोर के न्यायालय बोर्ड को दी जानी चाहिए। न्यायालय बोर्ड कौन सा है इनका? जुवेनाइल कोर्ट है ना बेटा, कि जो ये छोटे बच्चे अगर कोई अपराध कर देते हैं तो इनके जो गाइडलाइंस है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। आरपीसी की धारा में जो बड़े व्यक्तियों की गाइडलाइंस है वो और छोटे बच्चे वाली अलग है। इनका अलग से जुवेनाइल कोर्ट है पूरा, उसमें इनकी अलग अलग धाराएं होती हैं और इनको जेल में नहीं रखा जाता, इन्हें वहाँ रखा जाता है, बाल सुधार गृह जो होता है वहाँ रखा जाता है। वहाँ पे अलग सिचुएशन होती है कि मारपीट नहीं होगी, क्योंकि देखो छोटा बच्चा है, क्या पता अनजाने में उसने कर दिया हो। वैसे मेरे को तो नहीं लगता कि अगर कोई जघन्य अपराध कर रहा है तो उसकी गिनती तुम छोटे में करोगे, है ना। बट ऐसा है, रूल्स है कि अगर उसकी एज 18 से कम है तो उसको इस रूल्स के हिसाब से रखा जाएगा, ठीक है। जब एक किशोर को गिरफ्तार करते हैं तो सबसे पहले उसको एक पुलिस स्टेशन में प्रभावी अधिकारी के सामने लाया जाएगा, ठीक है। एक अधिकारी के सामने से पेश किया जाएगा, तो माता पिता अभिभावक के तुरंत ही गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी। अब अगर बच्चे को गिरफ्तार कर लिया तुमने, कुछ उसने गलत किया बहुत बड़ा, तो पहले फटाफट उसके माँ बाप को इन्फॉर्मेशन दोगे, सेकंड नंबर पे जुवेनाइल कोर्ट में उसको भेजोगे, वहाँ पे उसका कार्रवाई चलेगी। नॉर्मल कोर्ट में नहीं, वहाँ पे उसकी कार्रवाई चलेगी। ये बच्चों की गाइडलाइंस है। नेक्स्ट देखेंगे, जब एक किशोर की गिरफ्तारी की जाती है तो और एक पुलिस स्टेशन में प्रभावी अधिकारी के, ये रिपीट हो गया। यदि किशोर पर जमानती या गैर जमानती अपराध का आरोप लगा है और उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत पर यह बिना जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। अब ये कि जैसे महिलाओं को मैंने बोला ना कि जिनको जमानत मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, वैसे सेम बच्चों के केस में इनको भी जमानत मिल जाती है, ऐसे इनके भी चांस ज़्यादा होते हैं कि बच्चा तो जमानत दे दी गई। लेकिन ये कि अगर ऐसा गंभीर आरोप है कि तुम जमानत दे ही नहीं सकते, तो क्या है, इसको जुवेनाइल वाले निगरानी बोर्ड में भेज दिया जाएगा, ठीक है। यदि कुछ कारणों से जमानत नहीं चाहिए तो इसे ऐसे कोर्ट में भेज दिया जाएगा जब तक कि उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित ना किया जाए, ठीक है, वहाँ पे जब तक वो नहीं जा रहा। ऐसे एक किशोर आरोप और वयस्क के परीक्षण के मुकदमे में एक साथ नहीं चलाया जाएगा। अब देखो, एक कोई आरोप है, वयस्क 18+ वाले बंदे ने और किसी बच्चे ने मिलके किया है, तो दोनों पर सेम केस नहीं चलेगा। बड़े वाले पे आरपीसी की धाराओं के तहत चलेगा और जो बच्चा उस पर जुवेनाइल कोर्ट वालों का चलेगा। भले ही दोनों ने एक ही अपराध किया हो, फिर भी उनके मुकदमे अलग अलग चलेंगे, ठीक है, समझाया ना। अलग अलग के कोर्ट्स में उसके बड़े के आधार पर चलेंगे, उसके बच्चों के आधार पर चलेंगे। अब मुझे कई बार ये वाली बात गलत लगती है, क्योंकि देखो अगर मान लो 17.5 साल का कोई लड़का है, दामिनी वाले केस में जितने भी लोगों को फांसी हुई ठीक है, पर जो वो लड़का था जो छूट गया जुवेनाइल के कारण, क्योंकि उसकी एज क्या थी, 17.5 साल, उसका अपराध तो देखो उसने क्या अपराध किया था, सभी को पता दामिनी केस में क्या हुआ था, निर्भया वाले केस में 17.5 साल थी उसकी उम्र। जब वो केस हुआ है उसके थोड़े टाइम बाद ही 18+ का वो हो गया था। फांसी की सजा उसकी भी बनती थी। सबसे ज़्यादा गलत अगर किसी ने किया था तो उसने करा था, उसने रेप किया है, वो कहाँ से बच्चा है।
बताओ क्यों क्यों उसको बच्चे की कैटेगरी में रख के तुम उसको बच्चा छोड़ रहे हो? अगर कोई इंसान रेप करे तो अपराध तो देखो उसका, उसने क्या अपराध किया, अपराध के हिसाब से सजा दो ना, या फिर तुम एज के हिसाब से सजा दोगे? सबसे गलत अगर उस केस में किसी ने किया था तो उसने किया था जिसकी 17.5 साल उम्र थी और वो छूट गया सिर्फ अपनी उम्र के कारण, क्योंकि वो बस मान लो थोड़ा सा छोटा था, सजा उसे मिलनी चाहिए सबसे ज़्यादा, लेकिन वो छूट गया इस कारण कि ये रूल्स बनेगा जो बनाए वाले, जो कि मुझे तो हमेशा ये लगता है कि थोड़े गलत है, बट अब रूल्स है। किशोर पर परीक्षण किशोर न्यायालय बच्चों की देखभाल और संरक्षण 2005 अधिनियम के तहत होगा, यह अधिनियम बना हुआ इसके तहत होगा, ठीक है। लास्ट क्या है अब, जमानत वाला टॉपिक खत्म होने वाला है स्लाइड बेटा। जमानत सभी को पता है बेटा कि हम हमारे पर कोई केस हो गया, पुलिस हमें पकड़ने आ गई, हम गिरफ्तारी में भी आ गए, लेकिन हमें जमानत का अधिकार है। अगर हमने नॉर्मल अपराध किया है तो हमें आराम से मिल जाएगी जमानत, कोई जघन्य अपराध है उसमें दिक्कत आएगी, हमें चांस कम है कि हमें जमानत मिले। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध या गैर अपराध पुलिस द्वारा कारागार में बंद कर दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कारागार से छोड़ने के लिए न्यायालयों में जो संपत्ति जमा करनी की जाती है तथा जो शपथ दिलाई जाती है, उनसे शपथ दिलाई जाती है, उसे जमानत कहते हैं, ठीक है। उनकी संपत्ति क्या जब्त कर रहे हैं, पासपोर्ट वगैरह, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट जिनसे तुम देश से बाहर जा सकते हो या तुम भागने की पूरी कोशिश कर सकते हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस पैसे वगैरह, और तुम्हें शपथ दिलाई जाती है कि तुम यहाँ से गायब नहीं होगे। अगर एक बार जमानत में किसी बंदे ने ऐसा किया कि वो बाहर से गायब हो, फिर तो दोबारा कभी जमानत नहीं मिलेगी। न्यायालय में जमानत जमा करने पर न्यायालय में इस पर निश्चित हो जाता है, इस बात पर निश्चित हो जाता है कि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए आवश्यक आएगा। जमानत का मतलब यही होता है कि वो बंदा लिखित में ये दे देता कि मैं जब जब सुनवाई होगी तो मैं आऊँगा, हाजिरी देने आऊँगा, जब जब उसे बुलाया जाएगा वो आएगा और गायब नहीं होगा। जमानत का यह अर्थ कतई नहीं है कि आप जेल से पूरी तरह से रिहा हो चुके हैं। जमानत का मतलब ये नहीं कि आपका केस खत्म, आप जेल से रिहा हो। जमानत का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको कुछ समय के लिए बाहर भेजा जा रहा है, आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाहर जा सकते हो, हेल्प ले सकते हो अपने दोस्तों वगैरह से, वकील से मशवरा कर सकते हो, अपने लिए सबूत ढूंढ सकते हो। तुम अगर ये बोल रहे हो कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, तो तुम सारे उस चीज़ों के लिए जा सकते हो बाहर। जमानत या बेल का मतलब किसी तय समय के लिए दोषी या अपराधी को जेल से राहत देना, ठीक है। तय समय तक, फिक्स टाइम तक तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा जमानत के लिए। यह जमानत कुछ शर्तों के साथ मिलती है, ठीक है। शर्तें होती है, रूल्स होती हैं, ऐसे नहीं तुम्हें जमानत दे दी। जमानत मिलने पर यह मतलब नहीं है कि आप आरोपी व्यक्ति को आरोप से मुक्त कर रहे हैं। जमानत का ये मतलब ही नहीं है कि तुम्हें फ्री कर दिया, कुछ टाइम पीरियड के लिए बस जेल से बाहर भेजा जाएगा ताकि वो अपने केस के लिए अपने हिसाब से सोच सके, वकीलों की राय ले सके कि अब आगे क्या करना है। जमानत के प्रकार, ये सारी चीज़ें बेटा पीछे भी हमने करी हैं, अब बस एक बार इसको कर लेते हैं। बस थोड़ा सा बचा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, 2x करके देखो बेटा, 30 मिनट की वीडियो ना आपकी 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। नियमित जमानत, अंतरिम जमानत और प्रतिशोधी जमानत, ठीक है। नियमित जमानत क्या होती है, रेगुलर वाली। अपराधी प्रक्रिया संहिता के आधार पर आरपीसी कह रहे हैं 437 और 439 के तहत गैर जमानती अपराधों के लिए गिरफ्तारी के बाद पहले ही हिरासत में रहे व्यक्ति को नियमित जमानत दे दी जाती है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये, नियमित जमानत, रेगुलर जमानत के तुम्हें पकड़ के ले गई पुलिस, गिरफ्तारी तुम्हारी हो गई, उसके बाद तुम्हें जमानत दी जा रही है, ठीक है, गिरफ्तारी के बाद। अंतरिम जमानत क्या, तुमने पहले से ही जमानत ले ली, तुम्हें पता था कि अगला नंबर मेरा, ये तुम्हारे किसी ग्रुप ने पूरे ने कुछ कर दिया कांड, तुम्हारे दोस्त पकड़े गए हैं, लेकिन अब नेक्स्ट नंबर तुम्हारा, तो तुम पहले से ही अदालत में जाके अपने आप को सरेंडर कर दो कि मुझे मत ढूंढो, मैं यहीं आ गया, मुझे जमानत चाहिए, जमानत के लिए अप्लाई करो, तो तुम्हारी जमानत एक्सेप्ट हो जाएगी, तो तुम्हें फिर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तुम्हें जमानत पहले ही मिल गई, गिरफ्तारी से पहले तुम्हें जमानत ले ली तुमने, फटाफट एक स्मार्ट मूव दिखाया तुमने, इसे स्मार्ट मूव कहते हैं। यह एक अस्थायी जमानत है जो कि थोड़े समय तक अवधि के लिए दी जाती है, जब तक कि व्यक्ति को नियमित और प्रत्याशनात्मक जमानत लागू नहीं होती, ठीक है। एक छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है, बट इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारा गिरफ्तारी नहीं मिलेगी, तुम अपने लिए सबूत इकट्ठे कर सकते हो। प्रतिशोधी जमानत, यह एक जमानत है जो कि उस व्यक्ति द्वारा पूर्ण तैयारी की
तहत जो कि यह समझता है कि गैर जमानती अपराध के तहत गिरफ्तारी किया जा सकता है। उसे पता है कि मैंने गैर जमानती अपराध कर दिया, अब मेरा गिरफ्तारी है, वह व्यक्ति जमानत के लिए सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में अर्जी दे सकता है कि उसे गिरफ्तारी के मामले में वह जमानत से रिहा हो सकता है। प्रतिशोधी क्या है? जमानत का एक प्रकार है जिसमें उस बंदे को पता है कि मैंने कुछ गलत किया है, अब वो न्यायालय में लिखित रूप से दे रहा है और जमानत के लिए अप्लाई कर रहा है। अब देखो बेटा, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों मिलते जुलते हैं। अगर पेपर में आता तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिखना है, कुछ इसमें खास अलग नहीं है, अंतर नहीं है। इसमें भी जमानत के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, उस बंदे को जमानत मिल जाती है गिरफ्तारी के बाद, इसमें तुम पहले से जमानत लेते हो। इसमें क्या है, तुम लिखित रूप से देके उच्च न्यायालय में या न्यायालय सत्र में अर्जी दे सकता है कि उससे गिरफ्तारी के मामले में वह जमानत पर रिहा हो सकता है। ठीक है, गिरफ्तारी का जो भी मामला है उसमें जमानत पर रिहा हो सकता है। अब ये कि जमानत की शर्तें भी हैं कुछ। जमानत की शर्तें क्या हैं? कुछ विशेष स्थिति में अधीन है, निश्चित साथ या बिना। ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा इन शर्तों पर जमानत दी जा रही है। विशेष शर्तों के साथ जमानत के मामले में यह आमतौर पर एक शर्त है कि जिसमें अभियुक्त को हिरासत के बाहर रहने के अनुपालन करना होगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यह स्थिति हो सकती है कि अभिभावक व्यक्ति को निश्चित समय पर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा, बार बार उसे पुलिस स्टेशन में जब बुलाया जाएगा तब उसे आना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह व्यक्ति उपलब्ध रहता है। ठीक है, ये नहीं कि वो गायब हो गया, उसको बार बार जब बुलाया जाएगा तो आएगा। और परीक्षण समाप्त होने से पहले तक वो आएगा। ठीक है, जो भी तुम्हारी कार्रवाई है जब तक चल रही है तब तक उस बंदे को बार बार जब तक उसे बुलाया जाएगा वो आएगा। ये शर्तें हैं। ठीक है, पैसे जमा करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, प्लस बुलाया जाएगा तब आएगा। अब ये जमानत रद्द भी हो जाती है, लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। भारत में जमानत रद्द करने संबंधी कानून के बारे में चर्चा। आरपीसी की धारा इसमें है, निहित है। यह प्रदान करता है कि अभिभावक की जमानत रद्द की जा रही है और एक उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके जमानत रद्द कर दी गई है और ऐसा होने पर जब पहले जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को दोबारा से गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, कारण क्या है? उस बंदे ने सारी शर्तें मान ली, उसने रिहाई ले ली, अपनी जमानत उसने ले ली, लेकिन बाहर जाके तुम्हें पता चल रहा है कि वो जो सबूत वगैरह वो मिटा रहा है, जिसके खिलाफ केस है उससे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, हालात ख़राब कर रहा है, माहौल ख़राब कर रहा है, और तुम्हें पक्का पता है कि अब ये भागने वाला है, तब उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी और पुलिस उसे पकड़ने जाएगी। अब ठीक है, तुमने उसे फ़ोन करके बुलाया कि तुम्हें रिपोर्टिंग के लिए आना है, वो बंदा आया नहीं। ठीक है, गायब होने की फिराक में तुम्हें पता चल गया कि ये अब गायब होने वाला है, तो तुम उसे उसकी ज़मानत को रद्द कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी को कुछ ना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।